हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 161 टू सेक्शन 166 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को देखेंगे। इससे पहले हमने एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के अंदर के जो पहले के सेक्शंस हैं उन सबको देख लिया, सेक्शन 135 से लेकर सेक्शन 160 तक। अब देखिए सेक्शन 159 था या सेक्शन 160 था, उसके अंदर हमें ये बताया गया था कि जो एक विटनेस होता है, अगर उसको जब वो कोर्ट के अंदर आके अपनी टेस्टिमनी कर रहा है, अपनी गवाही दे रहा है, तो उस वक्त वो अपनी जब वो विटनेस दे रहा है उसको देते वक्त वो किसी राइटिंग या किसी डॉक्यूमेंट को बुला सकता है कोर्ट के अंदर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए कि भाई मैं इस चीज को भूल गया या फिर मैं इस चीज को देख लूंगा तो मुझे एग्जैक्ट चीज याद आ जाएगी, या फिर मैंने ये चीज इसी तरीके से की होगी तो वो ठीक होगी, तो उसके लिए वो बुला सकता है। तो अब ये राइट तो विटनेस को दे दिया गया, लेकिन सेक्शन 161 यहाँ पे जो एडवर्स पार्टी होती है, जो अपोजिट पार्टी होती है, उसको कुछ राइट देती है इस रिगार्डिंग में। वो ये राइट देती है एडवर्स पार्टी को कि वो जो डॉक्यूमेंट बुलाए गए थे उस व्यक्ति की मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स एडवर्स पार्टी के द्वारा देखे जा सकते हैं और उसके रिगार्डिंग जो एडवर्स पार्टी होती है वो विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है। ये राइट उसको दिया गया है। कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 161 के अंदर। अभी क्यों वो क्रॉस एग्जामिन करने का राइट उसको दिया गया है, या फिर वो क्यों क्रॉस एग्जामिन करती है? ताकि वो ये देख ले कि कहीं वो जो डॉक्यूमेंट बुलाया गया वो इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना हो, या उसके अंदर जो उसके अंदर लिखा गया क्या वो चीजें सही है, या फिर जो ऑरली ये बोल रहा है जब ये इससे पूछा जा रहा है और जो बात उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी गई है क्या ये दोनों बातें मैच हो रही हैं। तो इन चीजों को देखने के लिए उससे क्रॉस एग्जामिन कराया जाता है। तो हम बेरेट के अंदर रीड करते हैं कि सेक्शन के अंदर क्या लिखा है। ये बोलते हैं कि एनी डॉक्यूमेंट टू रिफ्रेश मेमोरी, कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए बुलाया जाता है मस्ट बी शोन टू द एडवर्स पार्टी, तो वो एडवर्स पार्टी को शो किया जाना चाहिए। हु में, जो कर सकता है, उसकी मर्जी है, इफ ही प्लीजेस क्रॉस एग्जामिन द विटनेस अपॉन इट, कि जो भी विटनेस है उसको क्रॉस एग्जामिन कर ले उस चीज के ऊपर। तो सेक्शन 161 के अंदर इतने दिया कि भाई जो भी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी राइटिंग बुलाई गई है तो वो डॉक्यूमेंट या राइटिंग एडवर्स पार्टी को शो की जाएगी और वो एडवर्स पार्टी उस विटनेस को उस डॉक्यूमेंट या उस राइटिंग के रिगार्डिंग क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, ताकि वो देख सके कि कहीं ये जो डॉक्यूमेंट है ये सही डॉक्यूमेंट है या नहीं है, या फिर जो बातें बोली जा रही हैं वो सही बोली जा रही है नहीं बोली जा रही। सिर्फ यही पर्पस है सेक्शन का। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 162 के ऊपर। सेक्शन 162 क्या बोलता है? प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में, कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पोजीशन के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट है और कोर्ट उसको सम्मन करता है कि आप ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्रोड्यूस कीजिए, तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेगा, वो मना नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर वो कोई ऑब्जेक्शन करता है और कोर्ट को ऑब्जेक्शंस ठीक लगते हैं तो कोर्ट फिर अलाउ कर देता है कि ठीक है आप इन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस मत कीजिए। जैसे सेक्शन 130 131 के अंदर वो स्पेशल प्रिविलेजेस जो दी गई हैं तो वहां पे फिर वो छोड़ देता है उनको। या फिर जैसे न्यूज़पेपर के अंदर देखा जाए, न्यूज़पेपर को एक स्पेशल प्रिविलेज है कि जो उसका सोर्स है जहां से उसने वो डाटा लिया था वो उसको डिस्क्लोज करना की कोई जरूरत नहीं होती, तो फिर वहां पे उनको छोड़ दिया जाता है। अब देखिए क्या बोला जाता है कि विटनेस सम्मन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट मस्ट, कि जो भी विटनेस जिसको सम्मन किया गया कि वो एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे कोर्ट के अंदर, मस्ट इफ इट इज इन पोजीशन, तो अगर वो उसके पोजीशन में है तो उसके लिए जरूरी हो जाता है ब्रिंग इट टू कोर्ट, कि उसको कोर्ट के अंदर लेके आना है। अब जैसे हम सीपीसी के अंदर पढ़ते हैं, वहां पे अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी व्यक्ति के पोजीशन के अंदर आता है तो वो डॉक्यूमेंट को वो खुद भी लेके आ सकता है या किसी व्यक्ति के द्वारा भी भेज सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर चाहिए, तो दोनों तरीके से भेजा जा सकता है। और जब हम अभी इसका सेक्शन 139 पढ़ा था तो वहां पे हमने ये पढ़ा था कि अब अगर किसी व्यक्ति को कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया जाता है तो उस व्यक्ति को या फिर जो व्यक्ति उसने भेजा है वो डॉक्यूमेंट्स लेके उसको एज अ विटनेस एग्जामिन नहीं किया जाएगा। अब आगे क्या बोलता है? नॉट स्टैंडिंग एनी ऑब्जेक्शन विद देयर मे बी इन प्रोडक्शन एंड एडमिसिबिलिटी, कि अगर वो कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है उसके प्रोडक्शन के लिए या एडमिसिबिलिटी के लिए, द वैलिडिटी ऑफ सच ऑब्जेक्शन विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, तो कोर्ट देखेगा कि क्या ये जो ऑब्जेक्शन या फिर जो एडमिसिबिलिटी की बात कर रहा है कि ये वैलिड है या नहीं है। उसकी ड्यूटी है उसको लेके आना है। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये जो ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं सही ऑब्जेक्शन है तो फिर कोर्ट उसको अलाउ कर सकता है। The court may inspect the document unless it refer to matter of a state to or determine the admissibility। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये दोनों तरीके के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, तो ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर बताता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करना है
तो जो व्यक्ति जिसने उसको ट्रांसलेट किया तो कोर्ट उसको बोल सकता है कि जो इसकी ट्रांसलेशन है आप तब तक डिस्क्लोज मत कीजिएगा जब तक मैं आपको नहीं बोलता डिस्क्लोज करने के लिए. If for such purpose it is necessary to cause any document to be translated, the court may, if it thinks fit, direct translator to keep the content secret. कि जो ट्रांसलेटर है जिसने उसको कन्वर्ट किया उसको बोल सकता है कि जो उसका कंटेंट है उसको सीक्रेट रखिए, मत बताइए किसी को. Unless the document is to be given in evidence, जब तक कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको एविडेंस के तौर पे नहीं दे दिया जाता. एंड इफ द इंटरप्रेटर डिसओबेज द डायरेक्शन, और अगर मान लीजिए जो इंटरप्रेटेटर है वो नहीं मानता कोर्ट की बात, वो डिस्क्लोज कर देता है वो जो बात उसके अंदर लिखी गई थी, ही शैल बी हेल्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 166 ऑफ आईपीसी. तो क्या होगा कि उसने 166 के अंदर ऑफेंस कमिट किया आईपीसी के. फिर जो आगे सेक्शन 163 है, सेक्शन 163 जो होता है वो दोनों के दोनों प्रोसीडिंग्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, चाहे सिविल प्रोसीडिंग्स हो या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो. सेक्शन 163 के अंदर हमें क्या बोला गया है, ये बोलता है गिविंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल फॉर एंड प्रोड्यूस ऑन नोटिस, की जिन डॉक्यूमेंट्स को आपने नोटिस देके बुलाया है, मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट दूसरी पार्टी के पोजीशन के अंदर था और आपने नोटिस देके उन डॉक्यूमेंट्स को बुलाया, तो यहाँ पे आपके पास अब ऑप्शन नहीं रह जाएगा कि आप उसको एज एविडेंस एक्सेप्ट करें या ना करें. अब आपने उसको बुला लिया और वो उसने उसको ले आया और आपने उसको टेस्टिफाई कर दिया, तो अब आप उसको एविडेंस के तौर पे आपको उसको यूज करना पड़ेगा. क्या बोलता है, व्हेन अ पार्टी गिव्स नोटिस टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, कि भाई एक पार्टी ने नोटिस दिया किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कि ये डॉक्यूमेंट लेके आया जाए. फिर एंड इट इज प्रोड्यूस्ड एंड इंस्पेक्टेड बाय द पार्टी कॉलिंग फॉर इट्स इंस्पेक्शन, तो जिस पार्टी से बोला था उसने उसको प्रोड्यूस कर दिया और इंस्पेक्ट कर दिया कोर्ट के सामने, भाई ले आया उसको. ही इज बाउंड टू गिव इट एज एविडेंस, तो अब वो क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा उसको एविडेंस के तौर पे देने के लिए. इफ द पार्टी प्रोड्यूसिंग इट रिक्वायर्स हिम टू डू सो. अब देखिए यहाँ पे केस था लीलाधर रतनलाल वर्सेस हलकरमल. इसके अंदर इसने 3 चीजें बोली, अगर ये 3 चीजें होती हैं तो फिर वो सेक्शन 163 उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, मतलब उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज एविडेंस के तौर पर डॉक्यूमेंट को. 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए. पहली, द डॉक्यूमेंट शुड बी रिक्वायर्ड बाय द पार्टी टू बी प्रोड्यूस इन एविडेंस. तो पहली बात ये क्या बोलता है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया हो, क्या बोलता है, द डॉक्यूमेंट शुड बी रिक्वायर्ड बाय दैट पार्टी टू प्रोड्यूस इन एविडेंस, कि उनको प्रोड्यूस किया जाए एविडेंस के अंदर. फिर दूसरी बात क्या बोलता है, इट शुड बी इंस्पेक्टेड बाय द पार्टी कॉलिंग फॉर इट्स प्रोडक्शन, तो जिस पार्टी ने उसको प्रोडक्शन के लिए बुलाया था दूसरी पार्टी से, तो जिस पार्टी ने बुलाया था वो पार्टी उस डॉक्यूमेंट को क्या करेगी, एग्जामिन करेगी. दूसरी चीज होगी. फिर तीसरी चीज क्या बोलता है, द पार्टी प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट शुड रिक्वायर द पार्टी कॉलिंग फॉर इट टू पुट इट इन एविडेंस. तो जो पार्टी उसको लेके आई है और जिस पार्टी ने उसको बुलाया है, तो जिस पार्टी ने उसको बुलाया अब वो उसको एज ए एविडेंस के तौर पे यूज करेगी. अब उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो नहीं चाहती कि मुझे इसको एज एविडेंस के तौर पर नहीं यूज करना तो उसको छोड़ दूं. अब उसको इसको एविडेंस के तौर पर यूज करना पड़ेगा उस प्रोसीडिंग के अंदर. तो सेक्शन 163 के अंदर हमें इतना बताया गया. फिर सेक्शन 164 के अंदर क्या बताता है कि यूजिंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ विच वाज रिफ्यूज ऑन नोटिस, कि भाई अब जैसे 163 के अंदर बुलाया गया नोटिस करके तो वो ले आया, तो फिर तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा. अब जब आपको बुलाया गया नोटिस करके कि भाई तेरे पास इस डॉक्यूमेंट का पोजीशन है दूसरी पार्टी के पास, तेरे को नोटिस भेज रहा हूँ कि तू उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर, और मना कर देता है, कहता है नहीं मैं नहीं लेके आ रहा, मेरे पास ये है ही नहीं. तो बाद में जब वो जो पहली पार्टी थी वो कोई सेकेंडरी एविडेंस ले आई उस चीज के लिए, तो अब वो जो पहली पार्टी जिसको बोला गया था कि तू ओरिजिनल प्रोड्यूस कर, अब उसके वो जो ओरिजिनल है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे उस ट्रायल के अंदर. एक तरीके से उसको सजा दी जाती है कि भाई तू अपने जो टेक्टिक्स है, गर्ल टेक्टिक्स यूज कर रहा है कि जब तेरे से बोला जा रहा है ओरिजिनल तब तो तू लेके नहीं आ रहा, अब ये कोई सेकेंडरी एविडेंस लेके आया तो तू अब ओरिजिनल लेके आ रहा है, तो अब वो जो तू ओरिजिनल है तेरे एक्सेप्ट नहीं होंगे जो तेरे को पहले बुलाए गए थे. तो सेक्शन 164 के अंदर हमें यही बोला गया. When a party refuses to produce a document which he had notice to produce, कि भाई उसको नोटिस भेजा गया कि प्रोड्यूस कर दे, डॉक्यूमेंट तेरे पास है, he cannot afterward use the document as evidence, तो और उस वक्त उसने मना कर दिया, तो अब बाद में वो उन डॉक्यूमेंट्स को एज एविडेंस यूज नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी. हाँ, लेकिन दूसरी पार्टी कंसेंट दे देती है कि चल भाई अभी ओरिजिनल लाया मैं इसको अलाउ कर देती हूँ, तो फिर वो एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं होगा. और द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, फिर कोर्ट अलाउ कर देता है कि ठीक है आप ओरिजिनल ले आए तो कर देते हैं, अदरवाइज उसको अलाउ नहीं होगा. जैसे एग्जांपल देता है, ए सूज बी ऑन एग्रीमेंट, कि भाई ए ने बी के ऊपर सूट किया एक एग्रीमेंट के रिगार्डिंग, कि उनके बीच में एक एग्रीमेंट था. अब बी क्या करता है, नोटिस भेजता है उसको कि भाई तेरे पास ए को बोलता है कि तेरे पास ये ओरिजिनल एग्रीमेंट है, तो इसको ले आ. एट द ट्रायल ए कॉल्स फॉर द डॉक्यूमेंट एंड बी रेफ्यूजेस टू प्रोड्यूस इट.
नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने कि बी के पास जो डॉक्यूमेंट था और ए उसको बोलता है कि तू ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले आ, और बी ने मना कर दिया कि मैं नहीं लेके आ रहा इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ए गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट, तो ए जो है उसके रिगार्डिंग उसका कोई सेकेंडरी एविडेंस है, जैसे उसके पास फोटोकॉपी पड़ी थी वो ले आया उसकी उठा के। बी सीक्स टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ टू कॉन्ट्राडिक्ट द सेकेंडरी एविडेंस। अब वो क्या करता है, बी क्या कहता है कि नहीं ये जो फोटोकॉपी लाया नकली है, मेरे पास तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मैं ये दिखाऊंगा आपको। तो ये जो अभी ओरिजिनल लेके आएगा ना, ये अब एडमिट नहीं होगा इसके अंदर। गिवन बाय ए इन ऑर्डर टू शो दैट एग्रीमेंट इज नॉट स्टैम्प्ड ही कैन नॉट डू सो, तो अब वो ऐसा नहीं कर सकता, वो लेके आ रहा है ओरिजिनल की देखो ये तो स्टैम्प्ड ही नहीं था, ये गलत डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, तो अब वो ऐसा नहीं कर सकता। सेक्शन 164 उसको रोक देगा। हाँ, अगर वो दूसरी पार्टी अलाउ कर दे कि ठीक है तू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले आ, या फिर कोर्ट अलाउ कर दे, तो फिर वो एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं होगा। सेक्शन 164 के अंदर ये बोला गया। उसके बाद सेक्शन 165 के अंदर क्या बोलते हैं, 165 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोर्ट को बहुत वाइड पावर्स दे देता है, मतलब मजिस्ट्रेट को बहुत वाइड पावर्स दे देता है। ये इतनी पावर्स दे देता है कि जो जज होता है वो किसी भी विटनेस से, किसी भी पार्टी से किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो रेलेवेंट हो इररेलेवेंट हो, कोई भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे जो सेक्शन 311 है सीआरपीसी का, हमें वो भी साथ में रीड करना चाहिए। उसके अंदर हमें बताया गया है कि जो कोर्ट होता है उसके पास ये पावर होती है कि वो किसी विटनेस को बुला सकता है कोर्ट में एग्जामिन करने के लिए। अब वहां तो बुलाने की पावर दे दी गई, अब उसको एग्जामिन करने के लिए ये पावर दे दी गई कि वो जो विटनेस बुलाया गया या फिर जो विटनेस पहले से ही था उसको किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो अटॉर्नी को जब वो एग्जामिन कर रहा है, मतलब जो वकील जब एग्जामिन कर रहा है, उसको रोक सकता है कि उसको कोई क्वेश्चन ठीक नहीं लगता, उसके अपने हिसाब से क्वेश्चन उसके ऊपर पूछ सकता है। और वो जो उसने क्वेश्चंस पूछे हैं पार्टी से, उसको क्रॉस एग्जामिन भी नहीं किया जा सकता। उसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कोर्ट परमिशन नहीं देता तो फिर उसको क्रॉस एग्जामिन भी नहीं किया जाएगा। अब क्वेश्चंस तो कोर्ट जो है रेलिवेंट इररेलेवेंट दोनों प्रकार के पूछा, लेकिन जो अपना वो जजमेंट देगा वो सिर्फ रेलिवेंट पार्ट के ऊपर ही देगा, जो उसके अंदर जितना जो रेलिवेंट पार्ट था, सिर्फ जो रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हीं के ऊपर देगा, वो इररेलेवेंट को बेस लेके जजमेंट नहीं देगा। तो सेक्शन 165 के अंदर क्या लिखता है कि द जज में इन ऑर्डर टू असर्टेन द रेलिवेंट फैक्ट्स, की रेलिवेंट फैक्ट्स को असर्टेन करने के लिए, मतलब कि एक तरीके से जज को सिर्फ एक स्पेक्टेटर के तौर पे नहीं रखा गया कि सिर्फ जो वकील पूछ रहा है विटनेस से वही उसने देखा वही रिकॉर्ड कर लिया। जो जज है उसको सच्चाई तक पहुंचना है कि असलियत है क्या, तो उसी वजह से इस सेक्शन को डाला गया। उसको इतनी पावर दे दी गई कि उसको बेसिकली ट्रुथ तक पहुंचना है कि जो चीज है उसके पीछे सच्चाई क्या है। भाई जो जज है उसने कोई, वो जो वकील है उसने कोई चीज ओवरलुक कर दी, जानबूझ के छोड़ दी, या फिर उससे सच्चाई में गलती से छूट गई, तो वो चीज जो छूट गई उसको देखने के लिए तो जज कोई भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी तरीके से उसको एग्जामिन कर सकता है। तो द जज में इन ऑर्डर टू असर्टेन द रेलेवेंट फैक्ट्स को जानने के लिए जो जज है आस्क एनी क्वेश्चन, सो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी टाइम पे पूछ सकता है। वैसे तो टाइम ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि जब ऑब्जेक्ट चेंज होता है, मतलब कि जैसे एक विटनेस हुआ फिर दूसरा विटनेस बुलाना होता है, तो फिर अब वकील ने तो अपनी बात पूरी कर ली, एग्जामिन कर लिया, क्रॉस एग्जामिन कर लिया, री एग्जामिन कर लिया, अब जज फिर जो है उससे पूछता है चीजें। एक तरीके से टाइम होता है, वैसे तो कभी भी पूछ सकता है, कभी भी उसको रोक सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक तरीके से जो चीज फॉलो होती है वो ऐसे होती है। या फिर जब वो उनकी बातें सारी खत्म हो जाती है उसके बाद फिर जज अपने तरीके से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो यहाँ पे उसको राइट दिया गया कि वो किसी भी टाइम पे पूछ सकता है, लेकिन वो उसको रोकेगा नहीं, जो वकील है उसको गलत तरीके से ऐसा नहीं करेगा वो। ऑफ एनी विटनेस और पार्टीज, किसी भी विटनेस से पूछ सकता है, किसी भी पार्टी से पूछ सकता है अबाउट रेलेवेंट और इररेलेवेंट फैक्ट्स, कोई भी फैक्ट्स हो सकते हैं, वो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं इररेलेवेंट फैक्ट्स हैं, दो द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन रेलेवेंट फैक्ट्स ओनली, लेकिन जो जजमेंट होगा वो सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग, और वो जज को ये पावर भी दी गई है कि वो क्या बोल सकता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट या थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकता है। द जज हाउएवर कैन नॉट, कि जज लेकिन फिर भी क्या नहीं करेगा, कंपेल अ विटनेस टू आंसर क्वेश्चंस, कि वो दबाव नहीं बनाएगा या कंपेल नहीं करेगा विटनेस को कि वो उन क्वेश्चंस का आंसर दे, और टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट विच सच विटनेस वुड बी एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज, कि जिनको वो एंटाइटल्ड है रिफ्यूज करने के लिए, ऐसे डॉक्यूमेंट्स उससे प्रोड्यूस करने के लिए ना बोले या उन क्वेश्चंस का जवाब करने के लिए कंपेल ना करे, जिसको एंटाइटल्ड है विटनेस रिफ्यूज करने के लिए। और टू प्रोड्यूस अंडर सेक्शन 121 टू सेक्शन 132, जो हमने एविडेंस एक्ट का पढ़ा है उसके अंदर जो मना कर रखा है बोलने के लिए, एट द इंस्टांस ऑफ द एडवर्स पार्टी। दूसरी बात, आस्क एनी क्वेश्चन एज टू द क्रेडिट विच इट वुड बी इम्प्रॉपर फॉर एनी अदर पर्सन टू आस्क अंडर सेक्शन 148 एंड 149, की जो कोई और पार्टी भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकती, तो उस तरीके के क्वेश्चन जज भी नहीं पूछेगा, जैसे सेक्शन 148 149 जो हमने पिछली वीडियो के अंदर समझा था, तो उस तरीके के क्वेश्चन जो जज भी विटनेस से नहीं पूछेगा या पार्टी से नहीं पूछेगा।
डिस्पेंस द प्राइमरी एविडेंस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट वेयर सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल, कि जो प्राइमरी एविडेंस है उसके ऊपर ही भरोसा करेगा, उसकी छूट नहीं देगा अंटिल कि भाई उसका सेकेंडरी एविडेंस अवेलेबल है और उसके ऊपर वो भरोसा कर सकता है। तो एक तरीके से ये जो सेक्शन है ये जज को एकदम एक्सटेंसिव पावर दे देता है सच्चाई तक पहुंचने की, कि वो किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछ के वो सच्चाई पता लगा ले। अब यहाँ पे वो जज ऐसा नहीं करेगा कि वो विटनेस को डराए धमकाए। तो अगर ऐसा कुछ वो करता है, उससे बोलता है कि तू झूठे विटनेस दे रहा है, तेरे ऊपर परजरी का केस चलेगा अगर तूने ऐसा बोल दिया, तो वो फिर प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी। इस तरीके से नहीं करेगा वो। या फिर वो बीच में जब कोई एडवोकेट अपना क्रॉस एग्जामिन कर रहा है उस वक्त उसको रोक रहा है किसी भी तरीके से, तो मतलब एक तरीके से थोड़ा चीजों को ध्यान में रखते हुए जज इस पावर को यूज करेगा। लेकिन ये जज को एक्सटेंसिव पावर दे दी गई कि वो सच्चाई को जान सके कि असलियत है क्या। फिर सेक्शन 166 के अंदर दिया गया पावर ऑफ जूरी और असेसर टू पुट क्वेश्चंस, की जो जूरी होती है, जो असेसर होते हैं, वो भी विटनेस से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कोर्ट की परमिशन लेके, जज की परमिशन लेके। अब ये इतना यूज नहीं होता क्योंकि अब जूरी या असेसर नहीं होते, तो सेक्शन 166 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो सेक्शन 167 है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे कि सेक्शन 167 के अंदर क्या दिया गया है।